नाम रीबा बेनेडिक्ट है और मैंने यूट्यूब पे रैंडमली एक शो देखा जिसका नाम है सखी सहेली। उस शो में वुमेन राइट्स के बारे में और काफ़ी सारे ऐसे लॉस के बारे में बात की गई हैं जो कि वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, उनके इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। और मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज के दौर में जब हम रह रहे हैं तो ये इक्वेलिटी का दौर है, तो वुमेन राइट्स के बारे में बहुत कम बात की जाती है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत कवर करके इसके बारे में ओपनली कन्वर्सेशन नहीं की जाती, तो मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख शामी है और मैं मैस्कॉम की स्टूडेंट हूँ। मैंने सखी सहेली शो देखा है और मैं हर मर्द से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये शो देखे। इसमें औरतों की जो राइट्स हैं उनके बारे में बात हुई है, जिससे काफ़ी जो मर्द हैं वो अवेयर नहीं है। तो ये शो देखें ताकि आपकी अवेयरनेस में इजाफ़ा हो। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते, पसंद करते और अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं, ख़ास तौर पे औरतों के मसाइल और मुख्तलिफ़ मालूमात से मुतालिक होता है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेली नादिया। जैसे कि आपको पता है एडवोकेट हैं और बहुत सी लॉ से रिलेटेड मालूमात हमें फ़राहम करती हैं। इसके साथ-साथ मेरी प्यारी दोस्त ने आज हमें जॉइन किया है, फ़ातिमा जाफ़र। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। नादिया आप कैसी हैं? शुक्र है खुदा का। अच्छा, फ़ातिमा और नादिया आज का हमारा गुफ्तगू का जो टॉपिक है ज़्यादातर लोग उस पे बात नहीं करते। नाज़रीन को भी बताते चलते हैं। नाज़रीन आज का जो हमारा गुफ्तगू का उन्वान है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके लिए ख़ास तौर पर हमने फ़ातिमा जाफ़र को बुलाया है। फ़ातिमा जाफ़र का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों में काम करने का, अवेयरनेस रेज़ करने का और ख़ास तौर पे ख़वातीन के मसाइल और हकूक़ पे काम करने के लिए। तो मज़ीद वो खुद ही अपने बारे में बताएँगी। जी फ़ातिमा, कुछ तारुफ़ अगर अपना मज़ीद करा दें तो? जी एक तो बहुत शुक्रिया उज़्मा आपने मुझे दावत दी, मौका दिया बोलने के लिए क्योंकि ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत हमारे मुआशरे में खुलेआम बात करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैंने इसके ऊपर बेड़ा उठाया जब अगर आप सबने सुना हो कि जब फ्लड आया हुँ, 2000 अभी 2010 का भी और उसके बाद अभी जो रिसेंटली 2022 का हुआ। उसके बाद उसमें बहुत सारी औरतें हमारी जब रोड्स पे आ गए और उसमें हमें पता चला कि हमारी कितनी औरतें हैं जो डिलीवरी के उनके केसेस जो हैं उस दौरान उससे गुज़र हुँ, रही थी वो। हुँ, और उसके बाद फिर जो बच्चियाँ माहवारी का शिकार हो रही थी मेंस्ट्रुअल हेल्थ का, उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था बच्चियों के को देने के लिए। एक तो उसकी वजह से लोगों को आइडिया हुआ कि ये उन बेसिक ज़रूरियात में से हैं, जिस तरह बाकी ज़रूरियात एक इंसान को चाहिए होती हैं, औरत के साथ ये भी एक नीड के तहत जुड़ी हुई है, जो कि हर महीने उसको पूरी करनी होती है। तो वहाँ से फिर बहुत सारे लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, जिसमें मैंने भी अपने तौर पर मतलब कोशिश की कि ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ सोशल वर्कर इसके ऊपर बात करें औरतों के साथ। मेरा वैसे अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा चाइल्ड राइट्स के हवाले से है, औरतों के हकूक़ पे जैसे आपने अभी बात की। मैं बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारा काम जो है वो जेलों के अंदर औरतों के साथ है, दारुल अमान्स में और इसके अलावा बहुत सारे जो शेल्टर होम्स होते हैं वहाँ पे मैंने काम किया है, मैंने मदरसों में काम किया है और ज़्यादातर मेरा काम जो है वो फ़ीमेल बच्चियों के साथ और जो बच्चे अब्यूज़ का शिकार होते हैं उनके साथ मेरा ज़्यादा काम है। अभी रिसेंटली जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरा ज़्यादा काम मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर है हुँ, और उसमें मुझे बहुत मौका मिलता है, मुझे बहुत सारे लोग इनवाइट भी करते हैं। मैं पाकिस्तान के सारे सूबों में मैंने ऑलमोस्ट इसके ऊपर सेशंस करवाए हैं, फीमेल्स के साथ मिलके, कम्युनिटी में बैठ के, ख़ास तौर पे टीचर्स को, जो कि स्कूलों के अंदर होती हैं। हुँ, तो इस हवाले से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और क्योंकि हमारे जो सेशंस हैं वो बहुत ग्राउंड लेवल पे होते हैं, हुँ, उन औरतों के साथ जो गली मोहल्ले की औरतें हैं, उनको बेसिक्स चीज़ें नहीं पता। हुँ, जो ख़ास तौर पे अगर आप ये बात करें कि शादी करवाने से पहले से लेके शादी हुँ, करवाने के बाद तक हुँ। किस तरह की चीज़ें औरत को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने आपसे कहा कि अपना तारुफ़ कराएँ और आपने
अपना जो पैशन था आपने इंट्रोडक्शन में इसलिए जोड़ दिया कि जो आपका बर्डन था कि आप कम्युनिटी के लिए काम करें, बेसिकली आप उसी एरियाज़ में काम कर रही हैं ऑलरेडी। ये काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जो आपने हमें बताए हैं कि इन इश्यूज़ पे आप काम करती हैं। मज़ीद मैं चाहूँगी कि नादिया का भी इनपुट अगर लिया जाए, अगर मैं आपसे सिर्फ ये जेनेरिकली पूछूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लोगों को पता क्या है, इसके बारे में लोग क्या जानते हैं, क्या है ये चीज़? देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोग सिर्फ ये जानते हैं, खातून है, उसका काम है बच्चा पैदा करना। हम्म। उस बच्चा पैदा करने के लिए या उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं, वो कोई नहीं जानता। सिर्फ औरत को एक समझा जाता है कि सिर्फ बच्चा पैदा करना। इवन कि अब उनका मेंस्ट्रुएशन चल रही है, उनको कितना प्रोटेक्ट रखना है, इस पे फोकस नहीं किया जाता। इवन कि मॉल्स के अंदर अब आके उन्होंने रखना शुरू हुए हैं पैड्स या होटल्स के अंदर, लेकिन आप देखें कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर चले जाएँ, ख़ास तौर पे फीमेल वाले में, हम्म। तो वो उस तरह की क्लीनलीनेस नहीं है जो कि एक फीमेल को रिक्वायर है, क्योंकि फीमेल ने वॉशरूम से ही वो इन्फेक्शन लेके चले जाना है। हम्म। मर्द को अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, फीमेल को होगा। यूटीआई के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन के पीसीओज जो हैं वो फीमेल को, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो आपकी जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके ऊपर या क्लीनिनेस या उसकी प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम माँ जो है वो बच्ची को बताते हुए शर्माती है कि आपने अपने आप को किस तरह प्राइवेट पार्ट्स को साफ करना है और वो कितना ज़रूरी है। और साथ में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अंडरगारमेंट्स का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ यूज़ करने का, लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा कि बच्ची के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट फ़ील करेगी। क्योंकि पीरियड्स जो है वो एक लानत तो है नहीं या बीमारी नहीं है, जैसे ये भी प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे। तो वो आपको बताना है। जब पीरियड्स होते हैं तो लड़की को छुपाते हैं कि जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भई गुनाह नहीं होगा, ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की निशानी है कि एक औरत जो है वो मुकम्मल है और ये आगे बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रखती है, और खुदा की तरफ से उसको ये नेमत बख्शी गई है। अगर ये नहीं होंगे या रुक जाएँगे तब उसको प्रॉब्लम होंगे। नादिया, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आवाम की राय ले लेते हैं, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, क्योंकि अवाम ही हम्म। बेहतर तरीके से उनका क्या परसेप्शन है वो पता हमें चलेगी। समझ आएगी। बिल्कुल। आइए नाज़रीन, जानते हैं कि हमारी आवाम इस बारे में क्या कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इनफर्टिलिटी क्या है। आइए जानते हैं आवाम की राय। जी, हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को अहमियत जो है वो बहुत कम दी जाती है और इसके लिए भी ज़रूरी है कि इस पे काउंसलिंग की जाए, लोगों को इसके बारे में आगाही मिले, अवेयरनेस होनी चाहिए और अदरवाइज़ जो है वो ये बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है ख़वातीन के लिए भी और आने वाली नस्ल के लिए भी। There are a lot of infertility challenges around the world, and particularly in Pakistan, people do not consider it a serious issue. Of course, यहाँ पर anxiety level होता है और women usually face so much depression. इसके लिए हमारे when it comes to the counseling, हम लोग इसमें बाकायदा से CBT counselings कर रहे हैं और उनकी cognitive counselings कर रहे हैं, just to let them understand the the procedure and how to deal with it. So please be aware of these crucial times and be aware of understanding these issues. These are very there are certain problem जो कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में इस हवाले से डिस्कस ही नहीं होती हैं, एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। लोगों को यही होता है कि शायद ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, जैसे हमारी माओं ने पैदा कर लिए वहीं वैसे ही औरतों ने बच्चों ने भी पैदा कर लेनी है, यही चीज़ें हैं। तो अहमियत इसी तरह है कि जितना किसी का स्टेटस अच्छा है औरत की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आपको जो भी औलाद की सूरत में नेमत मिली, औलाद दुनिया का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है। उसकी कदर कीजिए, उसको बेटी और बेटे के तनाज़ुर में बिल्कुल मत, उसके तराजू में बिल्कुल मत नापिए। किसी की 2 बेटियाँ हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात है, उसने आपको नवाज़ा है। बेटे के लिए अपनी खातून को जो है ना एक उसकी भींट मत चढ़ाएँ कि वो उसकी सेहत फॉरएवर जो है ना उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको देखेंगे वो तीसरा बच्चा पैदा कर भी सकती है या नहीं। हाँ, तो नादिया और फातिमा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आवाम क्या बोल रही है? देखिए ये एक बड़ी अजीब सी बात है
रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हर इंसान के साथ अपना लगा हुआ है। तो उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है उसको कैसे इसके ऊपर हाँ ना में जवाब दे रहे हैं खुद और के बारे में हाँ, ही नहीं खुद के पता। बारे में हाँ। नहीं पता, अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता। हुँ, यानी आप अपनी बॉडी की केयर करोगे तो अगले बंदे की केयर करने की तरफ बढ़ोगे ना। तो हुँ, ये एक बात अजीब है। और वो जो खातून थी उन्होंने एक हुँ, एल्डरी खातून थी, उन्होंने कहा कि जी क्या हो गया, सारी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, हमने नहीं पैदा किए। तो हुँ। ये भी एक अजीब बात है। हर वक्त की रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है। अच्छा हुँ। फ़ातिमा, कुछ मिथ्स भी तो हैं ना चीज़ों के बारे में, लोगों सुपरस्टिशियस हैं, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल क्या है। क्या मिथ्स सुनती रहती हैं आप? उस्मा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है जैसे अभी नादिया ने भी कहा। असल में हम औरतें ही हैं, मदर्स भी हैं, बहनें भी हैं, जो अपने से छोटी बहनों को या मदर्स अपनी बच्चियों को गलत गाइड करती हैं। और हुँ, क्योंकि वो लोग कल्चरल बाउंड्रीज़ में इतने ज़्यादा बंद होते हैं कि उनको लगता है कि जो उन्होंने फ़ॉलो किया वही उनके बच्चों को बताना है, तो वो निकल हुँ। नहीं सकती। और अगर इस कोई नेगेटिव बात है वो भी फ़ॉलो होती रहती है। एग्ज़ैक्टली, तो वो जितने कल्चर में वो खुद पली होती हैं ना, उनको नहीं लगता कि हम इससे निकल पाएँगे। तो अगर आप देखें, अब आप देखें मेंस्ट्रुएशन जैसे अभी बात हो रही थी, उसमें आप बच्चियों को नहाने से मना कर देते हैं। हुँ, जबकि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके साथ ये इन्फेक्शंस जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हुँ, यूटीआईज़ की बात हुई, आरटीआईज़ की बात हुई, पीसीओज़ की बात हुई। हुँ, ये सारी आपके इन्फेक्शन से आगे जाती हैं चीज़ें। हुँ, और इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप साफ-सुथरे रहें, हाइजीन मेंटेन करें, अपने पैड्स चेंज करें। ये वाली चीज़ें आपको किसी भी बीमारी से बचा सकती हैं। और ये छोटी-छोटी सी हैं, जैसे अभी ये भी बात हुई हुँ, कि ख़्याल क्या है रखना अपना। अपना हुँ। ख़्याल यही रखना है। आप कितने हाइजीन। सफाई-सुथराई को हुँ, रखते हैं। अब माएँ क्या करती हैं, एक ही पैड देती हैं, पूरा 5-6 दिन चलाएँ उसे। सोचें, जहाँ पे पूरी दुनिया में कहा जा रहा है 6 से 8 घंटे से ज़्यादा आप एक पैड नहीं रख सकते, वो किस हुँ, तरह इन्फेक्शंस क्रिएट करेगा। हुँ, क्योंकि हमारी जो ब्लड है ये वाला, ये हमारे नॉर्मल ब्लड से बिल्कुल चेंज होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। जब वो पार्टिकल्स ज़्यादा देर तक रहते हैं, 8 से 10 घंटे, मेडिकल अप्रूव कर चुका है इस चीज़ को, तो वो इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। हुँ, और यही इन्फेक्शन अगर आप एक ही पैड भी यूज़ करते हैं तो वो कितने दिन तक आपके साथ चलता है और फिर आपके अंदर रैशेज़ पैदा करता है। ये वाली चीज़ें हमारी माँओं को बतानी चाहिए, बट वो नहीं करती, तो ये मिसकंसेप्शंस आगे से आगे चलती हैं। फिर इसी तरह अगर आप ये देखें कि मैंने जितने मुख्तलिफ़ इलाकों में काम किए, उनकी सबकी मिसकंसेप्शन अलग है। फ़ीमेल को इस दौरान में घर में खाना पकाने नहीं दिया जाता। हुँ। फ़ीमेल को इस दौरान में बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। आप देखें बच्चियों की एजुकेशन में स्कूलों के अंदर सबसे ज़्यादा एब्सेंटिज़्म इस दौरान में होती है। अब 2 दिन बच्ची घर पे है, अब वहाँ मतलब स्कूल्स के लोग क्या उसको पढ़ा रहे हैं। अब हुँ, वो 2 दिन तो उधर है, उसका कोई ध्यान भी नहीं है पढ़ाई की तरफ, उसके हुँ। लेवल्स नीचे आ जाते हैं। हुँ, अब इस दौरान में आप बच्ची को ये बताएँ कि आपने कितना कंफर्टेबल होके इसके साथ रहना है और कितना आपने इसको सर पे सवार करके रहना है। हम अपनी कैंपेन चलाते हैं पीरियड प्राइड के नाम से और उसमें हम इसको कहते हैं कि इसको ब्लेसिंग समझें। कि हुँ, ये चीज़ आपके अंदर से जब तक निकलेगी नहीं तब भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं और जब तक आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ इसका शिकार रहेंगे आप, क्योंकि जैसे अभी नादिया ने भी बात की, हार्मोन्स की बहुत बड़ी हुँ, चीज़ है हमारे साथ। हमारी इमोशनल चीज़ जैसे ही हमारी इमोशनल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, हम इम्बैलेंस आता है हमारी हार्मोन्स में, वो हमारी मेंस्ट्रुएशन पे असरअंदाज होती हैं। अच्छा, इसमें आप देखें, अगर मैं आपको 3 या 4 बड़ी मज़ेदार वाली मिसकंसेप्शन करूँ, तो बच्चियों को इस दौरान में ज़मीन पे सुलाया जाता है, बहुत सारी जगहों पे। मर्दों को ऊपर सुलाया जाता है, बच्चियों को इस दौरान में ख़ास तौर पे कहा जाता है, ज़मीन के साथ जुड़े रहें। क्योंकि आप ज़मीन से पैदा हुए हैं, ज़मीन के अंदर आपने जाना है और आप इसी से सारा कुछ ले रहे हैं, ये आपकी एक कुदरती चीज़ ये है, तो बड़ी तो आप इसके अजीब-सी साथ बात होंगे। है, मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है। फिर आपको ये नहीं, कहा जाता है हाँ, आप मर्दों के साथ बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो आपका अच्छा। भाई हो, चाहे आपका फ़ादर हो। हुँ, इस हुँ, दौरान में है तो आपने घर से निकलना ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि बच्चियों को कहा जाता है कि वो इस दौरान में किसी भी अ, जैसे वो होता है ना कि हम लोग बड़े खुश होते हैं, हुँ। कभी किसी उस उन इमोशन से दूर रखवाया जाता है। हँसो ना, ज़्यादा बात ना करो, ज़्यादा खुल के ना बैठो। ये सारी चीज़ें आप देखें इसके साथ कंसेप्शन के तौर पे जुड़ी हैं। फ़ातिमा, गुफ्तगू बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और आई थिंक इसकी ज़रूरत भी है। जैसे आजकल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और मेरा ख़्याल है उसका भी कहीं न कहीं इसके साथ कनेक्शन है। इसी तरह इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक ख़ातून ने हमें ख़त भी भेजा है, मैं चाहूँगी कि अभी हम उसका ख़त पढ़ें। आइए नाज़रीन देखते हैं कि ये सखी हमें क्या लिखती हैं।
नाज़रीन, ये सखी हमें लिखती हैं कि मैं बहावल नगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी शादी को 4 साल गुज़र चुके हैं। खुदा के फ़ज़ल से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अपने घर में बहुत खुश थी। मुझे और मेरे शौहर को औलाद का बहुत शौक़ था, पर शायद मैं इस नेमत से महरूम हूँ। हमारी शादी को 4 साल गुज़र चुके हैं, मगर मेरी कोई औलाद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अपने ख़ानदान में बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। क्या शादी इसलिए की जाती है कि औरत से बच्चे पैदा हों, नस्ल बढ़ाई जाए? ख़ानदान में कोई मुझसे बात नहीं करता। सब कहते हैं मैं वो दरख्त हूँ जो फल नहीं ला सकता, तो इसे काट दिया जाए। मैं रोज़ रोज़ इस बोझ तले दबती जा रही हूँ। मैंने अपने शौहर को बहुत समझाया कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपना रिश्ता बचाने के लिए क्या करूँ। मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। आपकी सखी। नादिया और फ़ातिमा, इससे पहले कि हम इस ख़त के बारे में बात करें, मेरा ख़्याल है कि हम एक छोटी-सी ब्रेक ले लेते हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा था, तो आइए देखते हैं कि हमारी सखियाँ फ़ातिमा और नादिया इसके बारे में क्या कहती हैं। जी फ़ातिमा, आप क्या कमेंट करेंगी इस ख़त पे? एक तो देखें, ये वाला जो प्रॉब्लम उन्होंने लिखा है, ये हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, जो कि इसी मसले का शिकार हैं और वो इसको मसला ही समझती हैं। इसमें मैं सबसे पहले चीज़ ये डिस्कस करूँगी कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पूरी आबादी की 22% जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर इस इनफर्टिलिटी की वजूहात में जो ब्लेम दिया जाता है वो सबसे पहले औरत को दिया जाता है। जबकि अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें हुँ, तो मर्द का भी उतना ही रोल है इसके अंदर जितना कि औरत का है। हुँ, हर जगह पे सिर्फ औरत ही बांझ नहीं होती। हुँ, बहुत जगहों पे मर्द का भी एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि मिलाप दोनों का होता है तो फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन दोनों की तरफ से इक्वल होगी तो आगे कोई चीज़ मैच्योर होगी। तो ये हम सबसे पहले ब्लेम बहुत ज़्यादा औरतों पे करते हैं और फिर औरतें ही औरतों को के ऊपर इस तरह की चीज़ों के ब्लेम्स कर रही होती हैं। हुँ, एक ट्रू, अगर सास है तो उसको समझना चाहिए हुँ, कि एक बीइंग अ फीमेल वो किस तरह के इमोशनल सेटअप से गुजर रही है, किस तरह की उसको मसाइल हो सकते हैं एनवायरनमेंट के, क्या वो कंफर्टेबल भी है या नहीं है। हम जैसे थोड़ी देर पहले इमोशनल की भी बात कर रहे थे, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा आप घर में कैसा माहौल देते हैं हुँ, एक औरत को, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं जो जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद से भी कोशिश कर उनका मतलब होता है कि हम इस मिलाप वाले में ना जाएँ, हम अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को। हाँ, तो ये इस दूसरी तरह की ऑप्शन चीज़ें है। एग्ज़ैक्टली ये भी ऑप्शन है। हुँ। अच्छा, नादिया, इनफर्टिलिटी की वजह से लाइक ज़्यादातर तो वुमेन से लिंक की जाती है, जैसे फ़ातिमा ने तो ऑलरेडी इसको क्लियर कर दिया। तो क्या डिवोर्सेज़ इस वजह से बहुत ज़्यादा होती है और कोई लॉज़ हैं इससे रिलेटेड? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, इनफर्टिलिटी सिर्फ़ फीमेल के नहीं अंदर होती, मेल के अंदर भी होती है। सम टाइम उनके जो स्पर्म की स्ट्रेंथ है वो कम होती है, मोबिलिटी नहीं होती, या फीमेल जो है वो बच्चा कैरी कर वो यानी उसके अंदर मिलाप हो जाता है स्पर्म और एग का, लेकिन वो बच्चे को ज़्यादा तो देर के लिए
अंदर रख नहीं पाती, उनकी ओवरीज इस तरह वीक होती हैं या यूट्रस में उसको वो रख नहीं सकती, यानी इंक्यूबेटर होता है ना, तो वो कैरी नहीं कर पाता। तो ये भी है। उसके ऑल्टरनेट तरीके भी अभी साइंस ने आगे हुए हैं कि जैसे जो इस तरह की खवातीन है वो सैरोगेसी की हेल्प ले सकती हैं, या मोबिलिटी की है तो आईवी का जो प्रोसेस है वो भी आ गया हुआ है। अभी तक तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं मेडिकली, जो इस मसले को एड्रेस किया जा सकता है। अब सखी की भी बात करते हैं, लॉज की भी बात करते हैं। तो लॉज जो हैं इसके ऊपर बिल्कुल बने हुए हैं। सबसे पहला दी रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ एक्ट है। फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्टिंग एक्ट्स हैं, जिसके ऊपर आप फीमेल को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा जो आपके क्वेश्चन का हिस्सा था कि डाइवोर्स रेशो, बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जहाँ पे वो कहते हैं कि औरत नहीं बच्चा पैदा कर रही, तो फिर क्या किया जाए कि दूसरी बीवी कर ली जाए। तो इस्लामिक पैराए में जाएँ तो यहाँ पे इस तरह की इजाज़त है, या मर्द अफ़ोर्ड करता हो तो वो दूसरी बीवी रख सकता है या ज़्यादा बीवी एक से रख सकता है। तो अच्छा आपने तो अगर क्रिश्चियन लॉ की बात करें तो क्रिश्चियन लॉ में आता है कि अगर औरत या मर्द वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो वो छोड़ सकता है, क्रिश्चियन लॉज में भी है। लेकिन ये है कि इसको ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि अगर इस तरह का इशू हो, लेकिन फिर भी अगर वो चलाना चाहे, बहुत सारी ऐसी शादियां चल रही हैं। और शादी से पहले के जो चेकअप के ऊपर बात चल रही है कि प्री मेडिकल, मैरिटल टेस्टिंग। हाँ, प्री मैरिटल टेस्ट होने चाहिए, हम्म। ब्लड और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी, ताकि वो हम डाइवोर्स रेशो को भी कम कर सके। और जो अगर फिर भी दोनों, और साथ में थैलेसीमिया के जो मरीज हैं बच्चे हाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल वो ऐसे ही है। नंबर बढ़ता जा रहा है। फिर कज़न मैरिजेस को रोका जा सके, जिसकी डिसेबिलिटी वजह भी से बढ़ती जा बच्चे रही है। डिसेबल पैदा हो रहे हैं, मेंटली भी फिजिकल भी, हम्म। तो उसको रोका जा सकता है। ये चीज़ें अंडर प्रोसीजर हैं। फिर एक से ज़्यादा बच्चे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि माँ अगर पै दर पै बच्चे पैदा करती है तो डेथ हो जाती है, तो फिर बच्चे सारे सफ़र करते हैं। जाया मतलब बच्चों का भी फ्यूचर तबाह होता है जी काफी बिल्कुल, इसी ज्यादा उस वजह तरह से से। जो हमारी महकमा बहबूदे आबादी बना हम्म। हुआ है, ये मिनिस्ट्री बनी हुई है, हम्म। उसमें यही काम है कि बच्चों के अंदर प्रॉपर गैप रखा जाएगा पैदाइश के अंदर, और माँ की हेल्थ के ऊपर, यानी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो बच्चे की प्रॉपर केयर कर सके। तो इस तरह के हमारे यहाँ ऑलरेडी लॉज हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन में इशू आता है, वीकनेसेस क्योंकि हैं। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। जैसे अभी हम्म। फातिमा बता रही थी कि हम्म। आपको अपनी हाइजीन और क्या-क्या आपने उस प्रोसीजर से गुज़रना है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिल्कुल, सारा कुरा। बिल्कुल। एक और भी प्रॉब्लम आती है फीमेल को, अपनी हाइजीन ना रखने की वजह से एक इशू आता है, लकोरिया वाला भी एक इशू है, जिसकी वजह बिल्कुल, से फीमेल बिल्कुल, की हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल। वेस्ट हो जाती हैं, और फिर वो आगे किसी भी काबिल नहीं रहती। तो बहुत सारे मसाइल हैं, राइट। ट्रीटमेंट है। पंजाब हेल्थ कमीशन जो है इसी वजह से बना है कि आप हर तरीके से फीमेल को भी और मेल को भी प्रोटेक्ट करें, चाइल्ड को भी। इवन के दही इलाकों में लेडी हेल्थ वर्कर की फैसिलिटी दी गई है, या देही मरकज़ बने हुए हैं कि फीमेल जाके अपना चेकअप कराए, चाइल्ड और राइट। हेल्थ को प्रोटेक्ट राइट। किया जाए। अच्छा आपने ना देही वर्ड बोला है, बड़ा अच्छा सा लगा मुझे, हम्म, विलेज रिलेटेड हाँ लाइक जी। ना। फातिमा तुम इतना घूमती हो, इतनी सैरिंग करती हो, जैसे तुम्हारा जो बेसिकली टास्क है वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे है, वहाँ पे ऐसे कौन से मसाइल देखती हो, इतनी जगह जगह तुम जाती हो? उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। मैं बहुत जगहों पे जब बात भी करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ जगहों की स्टोरीज़ दूँ बच्चों को, और उनको पता चले कि हम सारे सूबे में इस तरह की इक्वल नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली एक जैसी हाँ। नहीं है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ तो जैसे पंजाब और सिंध में तो हम सब समझते हैं कि हम कल्चरल बाउंड्रीज़ में हैं, जरगा सिस्टम्स बने हुए हैं बहुत सारे। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे तो आप देखें औरतों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। तो अब सोचें कि वहाँ पर कैसी बात होती होगी। इसी तरह अगर बिल्कुल ऑपोजिट जाएँ, जीबी चले जाएँ आप, गिलगित बल्तिस्तान, मैंने उनकी प्रैक्टिसेस बड़ी डिफरेंट देखी हैं। वो शुरू से मदरसों से बच्चियों को, इवन वो अभी रिप्रोडक्शन में आती भी नहीं है, उनके 3 और 4 ईयर से उनको उनके सिलेबस के अंदर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। मेरे सेशंस में 5-6 साल की बच्ची बैठी होगी जिसको अभी स्टार्ट भी नहीं होते, बट उसको पता होता है मैंने कैसे इसको मैनेज करना है।
तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तो मैं बाकी सब जगहों पे ये बताती हूँ कि ये अच्छी बात है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि बच्चों को नहीं पहले से इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए, वहाँ पे एक सूबा ये वो भी है जो पहले से अवेयरनेस दे रहा है। और हम सब जानते हैं कि एजुकेशन में जीबी का कितना बड़ा परसेंटेज है उनकी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, आप इसका जब मैं ख़ास तौर पे मुझे हाइकिंग का बहुत शौक है, तो आप देखें कि हमारे यहाँ कहाँ-कहाँ पे सर्विसेज़ दी जा रही हैं ये वाली। राइट। फैमिली प्लानिंग तो चलें एक बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे कोई डिलीवरी के सिस्टम होते हैं और औरतों को कहाँ से उठ के आके शहरों तक आके अपनी डिलीवरीज़ करवानी पड़ती हैं। तो मैं एक छोटा सा केस है वो शेयर करना चाहूँगी। मैं एक हाइकिंग से वापस आ रही थी, तो वहाँ पे एक औरत की मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई मेरे ऑन द वे टू बैक बटाकुंडी, बड़ा फेमस हमारा है हाइकिंग ट्रैक। तो जब मैं उस औरत के पास पहुँची, उससे पहले मैंने एक फ़ीमेल को देखा, वो एक बच्चे को लेके जा रही थी। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ ये किस तरफ का एरिया था जहाँ आप हाइकिंग कर रही थी? ये नारायण से आगे है बटाकुंडी, अच्छा, अच्छा। लेकिन ये एक छोटा सा एरिया है, बट अगर आप बिकॉज़ आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे जाएँ, मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है एग्ज़ैक्टली, एक्सप्लोर तो करने का ऐसी जगह। आप हमें मौका दें, हम आपको एक्सप्लोर भी करवाते हैं, बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ पे एक फ़ीमेल उससे पहले गुज़री, ज़रा वो थोड़ी एज्ड थी, उनके पास एक बच्चा पकड़ा हुआ था, उन्होंने पूरा उसको कवर किया हुआ था। उसके बाद एक फ़ीमेल मुझे नज़र आती है जो कि चिल्ला रही है कि मुझे कोई मेडिसिन दे दें, मुझे कोई मेडिसिन दे दें। हम सारे उसके पास पहुँचे और हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है आपको? तो उसने कहा जी मैं अभी-अभी 2 घंटे पहले मेरी डिलीवरी हुई है नीचे, और वो 2 घंटे बिल्कुल आफ्टर 5 मिनट्स उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, उसका सी सेक्शन था, आप सोचें। और वो उसके 2 घंटे मतलब उसको 2 घंटे हो गए ऊपर आते तक, और हाइकिंग पूरी ऊपर की तरफ होती है। और वो चिल्ला रही थी कि मुझे सिर्फ़ पैनाडोल दे दें, पैनाडोल दे दें, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की एक यूनिवर्सल मेडिसिन है, जिसको हम बहुत अहमियत देते हैं। हाँ। हमने उसको दे दी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो जो पहले गई है, वो उसकी सास थी, वो बच्चा लेके चली गई। और अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि फ़ीमेल टू फ़ीमेल कितनी सेंसिटाइज़ेशन है, उसको नहीं पता कि जो पीछे एक औरत है, उसका क्या हाल होगा ऊपर तक आते हुए। एंड शी सेड कि आप लोग जाएँ, मुझे इस चीज़ की आदत है, एंड ये मेरा कोई 10वां बच्चा है। ओह एंड हम लोग इस पे गॉड! इतना हैरान हुए कि वो उसने इतना नॉर्मलाइज़ कर लिया इस बात को कि उसको अपनी हेल्थ का भी आइडिया नहीं है, और उसको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो हमारे पे वैसे भी तो कितनी डेथ रेशियो भी तो कितनी हाई है ना। मॉर्टेलिटी रेट्स हाँ, हमारे मोर्टेलिटी पास रेट्स अंडर भी एज, हाई हैं, वो इसी वजह से है ना इवन क्योंकि के सारे नहीं नहीं आप ये बात कर रही हैं, अगर आप लॉ में देखें ना तो मैटरनिटी लीव्स जो है ना, पहले बच्चे पे 180 दिन है, बिल्कुल। दूसरे पे 120 दिन है, तीसरे पे 90 दिन हो जाते हैं, यानी वो तीसरे पे यानी जैसे आहिस्ता शादी आहिस्ता में कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। राइट। अच्छा, फातिमा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातचीत हो रही है, राइट, के लोगों के ऐसे जगहों पे मसाइल हैं जो शायद आते अंडर ही नहीं प्रिविलेज्ड हैं, हैं सामने कहीं, आते ही नहीं हैं बिल्कुल, मसाइल, बिल्कुल। लोग इनके ऊपर इतना बात नहीं करते, या वुमेन को इतनी एम्पावरमेंट के ऊपर, या वुमेन की इतनी एम्पावरमेंट पे काम नहीं किया जाता। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करेंगी जो काफ़ी हद तक ख़ास तौर पे माँ और बच्चे की सेहत के मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बिल्कुल। काम करेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हम सबको पता है कि फैमिली प्लानिंग रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इनको पर उनके हर जगह पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। देही मर्कज़ सेहत जिनका भी नाम लिया नादिया ने, वो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं। और वो सिर्फ़ रिप्रोडक्शन पे बात नहीं करते, वो यूथ एंगेजमेंट पे भी बात करते हैं। वो शादी से पहले भी अवेयरनेस देते हैं, और आप ये देखें कि वो इनफर्टिलिटी की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, आप किस तरह से मैच्योर कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को। इसके अलावा अवेयरनेस पे बात की जाए तो इदारा तालीम आगही भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा है बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, स्कूलों के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर। इसके अलावा यूथ को ही, क्योंकि हम समझ रहे हैं अगर इस टाइम पे 67% रेशो है यूथ की, तो यूथ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसलिए यूथ के ऊपर सीडीए, एक चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ही नूर फाउंडेशन बहुत काम कर रही है। इस तरह बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स लेके अपने-अपने लेवल पर, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो जो अपने-अपने इलाकों में होती हैं वो बहुत सारी हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास अराउंड अभी 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें जॉइन किया है। मज़ीद अगर हम मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है इसी तो रिप्रोडक्टिव जी हेल्थ पे बिल्कुल, काम करने के लिए। काम करने के लिए। ज़बरदस्त। इसमें अच्छा, माहवारी जस्टिस, अब एक देखिए नाम भी हाँ, उनके कितने इससे जुड़े हुए हैं, रिलेटिव वो बहुत ज़्यादा रखती काम हैं। कर रही हैं इसके ऊपर। फिर अभी फ़न मुसव्वरी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट के साथ बच्चों को ये सिखाती है कि कैसे उन्हें रिप्रोडक्शन पे बात कर ज़बरदस्त। सकते हैं, बोल आई सकते हैं। थिंक इन
जितना ज़्यादा हम इश्यू को पहले अंडरस्टैंड कर लें कि वाक़ई में इश्यू है, फिर ही उसके हल के ऊपर हम काम करना बिल्कुल, शुरू करते बिल्कुल। हैं। फ़ातिमा, बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं। शॉर्टली बता दें कि कितने जगहों को आप टारगेट करती हैं? कितनी सिटीज़ हैं अब तक जिनको आपने टारगेट किया है? अच्छा उस्मा, अभी तक मेरे टारगेट में ऐसा ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे पास इतनी है, लेकिन मैंने सारे सूबों में ऑलमोस्ट पंजाब में मैंने ज़्यादा काम किया है और जीबी में मैंने उनके 3 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। सिंध में हमारी कराची से लेके सक्खर तक की पट्टी पूरी हमारी चल रही है। वेरी गुड। और इसमें इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है? अच्छा, लोगों का रवैये इम्प्रूवमेंट कैसे चेंज हो रहे हैं? लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे हम ये बात करते हैं कि आज से 3-4 साल पहले तक इस पे कोई ऑर्गेनाइज़ेशन एज़ सच फुल फ्लेज काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब हमने डेस्क रिव्यू एक किया और उससे हमें आइडिया हुआ कि इसके ऊपर को ऑर्गेनाइज़ेशंस अगर हैं भी, तो उन्होंने इसको हर प्रोजेक्ट का सब टॉपिक बनाया हुआ है। तो अभी एक तो सबसे बड़ा आउटकम यही समझें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस ने बोलना शुरू किया इसके ऊपर। राइट। हमारे पास पहले इतनी ट्रेनिंग की अटेंडेंस नहीं होती थी जितनी अब होती है। हमारे पास कम्युनिटी के जितने लोगों ने आके इसके ऊपर बात सुनना शुरू कर दी है, खुद से बात करनी शुरू करती है, मैं अपनी उस अटेंडर से बात कर सकती हूँ। राइट। स्कूलों के अंदर लोग हमें बुलाते हैं ज़बरदस्त। कि आप आके बात करें, गवर्नमेंट हमें इसके लिए बुला रही है। डेफिनेटली देखें, आपने इनिशिएटिव लिया और लोगों ने आपको जॉइन किया। इसका मतलब ये है कि इसकी ज़रूरत थी। बिल्कुल, बिल्कुल है। लेकिन ज़रूरत थी तो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नादिया, एनी फाइनल कमेंट इफ यू वांट टू ऐड कि लाइक कैसे हम इसको, जैसे आपने कहा कि करिकुलम में वहाँ ऐड है, कैसे ये चेंजेस ला सकते हैं और क्या स्टेप उठा सकती है गवर्नमेंट या लोग, कम्युनिटी? देखिए सबसे पहले तो घर से काम शुरू होना चाहिए और होता भी है, लेकिन माँ जो है वो चीज़ें प्रॉपर नहीं बताती। माँ का ड्यूटी है और इसके अलावा सिलेबस में शामिल करना चाहिए। मैं अपने स्कूल का बताती हूँ, मेरे स्कूल में क्या हुआ कि हम जब 6-7 में पहुँचे तो प्रॉपर हमारे पास डॉक्टर आए उस टाइम में, राइट। और डॉक्टर्स ने आके बच्चों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया। मेरा ख्याल है काउंसलिंग को भी एक्सटेंड कर देना बिल्कुल। चाहिए, लाइक स्कूल्स के अंदर, बात जैसे होनी चाहिए, बिल्कुल। ख़ास तौर पर हाई स्कूल्स के अंदर, फिर हाई मतलब अर्ली जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर। आई थिंक इसको कॉमन करना चाहिए ताकि लोगों को ऑलरेडी पता हो कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे कैसे बिल्कुल, काम यहाँ करना पे है। तो देखिए आप आप बायो पढ़ रहे हैं, हम्म। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आती है बात, तो कुछ चैप्टर स्कूल्स के क्लोज अंदर चैप्टर्स को बाइंड करवा बिल्कुल दिया बाइंड कर जाता है रखा कि है। ये पढ़ना सही, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि आगे चल के लाइफ में बिल्कुल। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बल्कि शुरू से ही थ्रू आउट ही लाइफ में आपके साथ साथ बांग्लादेश के चल रहा अंदर है। अभी 7th क्लास में उन्होंने प्रॉपर चैप्टर इंक्लूड किया है ये वाला, कि ज़बरदस्त। बच्चियों को आइडिया, और वो बच्चों को भी साथ, लड़कों को भी समझाते हैं। ठीक है। गुफ्तगू जारी रहेगी, ऑफ कोर्स गुफ्तगू तो कभी ख़त्म नहीं होगी, हम इन मामलात पे बात करते रहेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा। चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं यही कहूँगी कि आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, आपने हमें वक्त दिया और आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव मालूमात जो हैं हमसे शेयर की। इसी तरह से नादिया, आपने हमसे जो लॉस से रिलेटेड चीज़ें शेयर की उसके लिए बहुत थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।